कांग्रेस पार्टी के लोग खासकर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के दौरान तमाम अनियमितताएं हुई थी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक अलग से कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन है करण सिंह दलाल। चुनाव परिणाम से एक दिन पहले आपने आरोप लगाए थे कि सीसीटीवी फुटेज बंद कर दी गई थी। अभी तक का उसका लबोलबाब क्या लगता है, क्या निकला उसके अंदर सब कुछ? ये मेरा 8वां चुनाव था जी। हमने बहुत सरकारें देखी, बड़े अधिकारी देखे कि बहुत बेशर्मी से पुलिस का एसपी, डीसी और दूसरे अधिकारी भाजपा के इशारों पर नाच रहे थे। 5 तारीख को पोलिंग जब खत्म हुआ तो हमारा जो पोल परसेंटेज था वो बहुत कम दर्शाया गया था, आपको याद हो 62-62 तक था। 62%। आज तक चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि 5 तारीख को कितने बजे कितने वोट डाले गए, केवल परसेंटेज बताते रहे। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वहां पर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो बकायदा उसके साइन होते हैं उसके ऊपर कि इतने वोट थे, इतने वोट पड़े, और हर एजेंट के पास वही होता है। पर एलन मस्क वाले मामले में अगर देखो तो जो अमेरिका में ईवीएम है और जो भारत में ईवीएम है, इन दोनों में चेंज है। भारत का जो ईवीएम है, चुनाव आयोग ने भी कहा और पॉलिटिशियन भी बताते हैं कि वो एज ए कैलकुलेटर बेस्ड है। दूसरी बात, जो अमेरिका का ईवीएम है वो इंटरनेट से बेस्ड है। इसके साथ आपने मशीनों की जांच के लिए भी आपने वो फीस भरी थी। आप ही बताओगे कि उसके अंदर क्या हुआ, उनकी जांच हुई नहीं हुई? ये जो चुनाव आयोग में जो बैठाए हुए हैं बीजेपी ने, इनका जमीर गिरवी है। इनके ये ना भगवान से डर रहे हैं, ना कानून से डर रहे हैं, ना लोगों से डर रहे हैं। जिन तथ्यों को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गए जी, आप देखना ये सरकार 25 जो ये 2025 भी पूरा नहीं कर पाएगी, यानी कि 1 साल का अवधि फिक्स कर रहे हैं। पूरा नहीं कर पाएगी, 2025 पूरा क्रॉस नहीं कर पाएगी। दोस्तों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आए आज 2 महीने हो गए हैं। आज 8 दिसंबर है। 8 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर मतों की गिनती हुई थी। चुनाव परिणाम आने के बाद से जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खुश हैं कि सरकार बन गई, कांग्रेस पार्टी के लोग खासकर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के दौरान तमाम अनियमितताएं हुई थी। इलेक्शन के अंदर क्या अनियमितताएं हुई या किस प्रकार का माहौल रहा, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक अलग से कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन है करण सिंह दलाल। मेरे साथ मौजूद है करण सिंह दलाल, और इसके साथ साथ करण सिंह दलाल जी ने भी पलवल के विधानसभा चुनाव पर कई किंतु परंतु लगा रखे हैं। पूछेंगे उनसे, और साथ साथ जो हरियाणा के ताजा मुद्दे हैं उन पर बातचीत करेंगे। दलाल साहब, आपका स्वागत है देश रोजाना पर। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दलाल साहब, 2 महीने हो गए हरियाणा का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए हुए। चुनाव परिणाम से एक दिन पहले आपने आरोप लगाए थे कि सीसीटीवी फुटेज बंद कर दी गई थी। आप डीसी से भी मिले थे, आपने पुलिस कप्तान की भी शिकायत की। तो अभी तक का उसका लबोलबाब क्या लगता है, क्या निकला उसके अंदर सब कुछ? इस हरियाणा के विधानसभा के जो चुनाव पीछे हुए हैं मुकुल साहब जी, तो ये मेरा 8वां चुनाव था जी। हमने बहुत सरकारें देखी, बड़े अधिकारी देखे, लेकिन अब की दफा बड़ी हैरानी की बात थी कि बहुत बेशर्मी से पुलिस का एसपी, डीसी और दूसरे अधिकारी भाजपा के इशारों पर नाच रहे थे। कानून को हाथ में लेकर के लोगों में डर और भय बना रहे थे। यहाँ का एसपी लोगों से वोट मांग रहा था, झूठे मुकदमे दर्ज कर रहा था, और उस आड़ में एक सबसे बड़ा खेल चल रहा था जो ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई जी। जो झूठे मुकदमे दर्ज करके इन्होंने हमारे लोगों के अंदर एक डर और भय बनाने का काम किया, उसके पीछे असली काम हो रहा था कि इस चुनाव को जीतने के लिए जो इनकी साजिश थी, इन्होंने कहां कहां ईवीएम के साथ छेड़खानी की है, कहां कहां इन्होंने जो लोगों के वोट ना डलते हुए नजर आते थे, वहां पर भी पोल परसेंटेज, मिसाल के तौर पर 5 तारीख को पोलिंग जब खत्म हुआ तो हमारा जो पोल परसेंटेज था वो बहुत कम दर्शाया गया था, आपको याद हो 62-62 तक था, 62%। और पोल 5 बजे जब बंद हो जाता है उसके बाद रात को 7 बजे पोल परसेंटेज का नया आंकड़ा दिया जाता है।
रात को 11:45 बजे एक अलग से आंकड़ा दिया जाता है और अगले दिन तक भी वो आंकड़ा बढ़ता रहा है जी। तो ये सब सरकार ने इन अधिकारियों के जमीर को खरीद करके इनसे ये जो गुनाह कराया है, तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। दलाल साहब, जब मतदान का समय पूरा होता है तो उस समय जो आपके पोलिंग एजेंट होते हैं अंदर, उनको एक फॉर्म मिलता है, उसके अंदर होता है कितने परसेंटेज वोट पड़ी। चलिए और मशीनों में तो यहाँ का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक वो तो गणना हो सकती है उस समय पर जब आप मतों की गिनती करवाते हैं और आपके पोलिंग एजेंट के पास जो फार्म होता है। क्या वो मैच हुए थे आपके चुनाव के दौरान में, चुनाव परिणाम में? सबसे जो हैरत अंगेज जो काम हुआ है मगू साहब, आज तक हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव का जो ऐप है, जो वेब है इनका, उसके वेब के ऊपर चुनाव 8 तारीख को गिनती होती है, उनका पूरा ब्यौरा है, कहाँ कितना वोट था, कौन कितने से जीता है, कौन कितने से हारा है। लेकिन 5 तारीख को जो वोट डाला गया उसका ब्यौरा आज तक भी उस इलेक्शन कमीशन के वेब पर नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि वोट गिन तो दिए पर ये नहीं बताया कितने डले थे। आज तक चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि 5 तारीख को कितने बजे कितने वोट डाले गए, केवल परसेंटेज बताते रहे। तो ये परसेंटेज जो बताने का खेल है, इसमें बीजेपी और यहाँ के अधिकारियों ने बहुत बड़ा खेल किया है। पूरे हरियाणा के अधिकारी भाजपा के डर और भय में काम कर रहे थे, अपने लालच में काम कर रहे थे अच्छे पदों को प्राप्त करने के लिए, और उन्होंने जो जनमत को अपमानित किया है, आने वाले दिनों में देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा किया है। और मैं आज भी मांग करता हूं कि आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 2 महीने बीत चुके हैं, कम से कम आज तो उन्हें वेब पर डालना चाहिए जो वोटिंग का पैटर्न था, उस दिन कितने बूथ पर कितने परसेंटेज, मतलब कितने बजे कितने वोट डले, आप ये कहना चाह रहे हो? वो आज तक नहीं बता, ये बताएं कि इतने बजे तक कितने वोट डल चुके थे। तो इनको परसेंटेज का कैसे पता है जब वोट वेब पर है नहीं, तो ये परसेंटेज कहां से लेके आते हैं? यही खेल इस तमाम हरियाणा विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा में हुआ है कि परसेंटेज ये खुद ही बनाते थे जी, कितने परसेंट हो गया है, वोट है नहीं वेब के ऊपर। रहा 17C का सवाल जी, 17C का जो देने वाले अधिकारी हैं वो भी सरकार के ही अधिकारी हैं। जो पोलिंग बूथ पर अलग अलग पार्टी के लोग बैठते हैं, उन्हें अपनी वोट का पता है, जो बूथ की पर्ची उनसे लेते हैं जी, कई तो पर्ची भी नहीं लेते हैं, ठीक बात है। दूसरी पार्टी वालों को उनका पता है कि उनके बूथ से कितनी पर्ची लेकर के लोग वोट डालने गए। तमाम बूथ के ऊपर हमारी भीड़ थी जी, हर बूथ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बूथ के ऊपर थे, इनके तो बूथ खाली पड़े थे। नहीं, 17C में जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वहां पर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो बकायदा उसके साइन होते हैं उसके ऊपर कि इतने वोट थे, इतने वोट पड़े, और हर एजेंट के पास वही होता है। मैं भी वही कह रहा हूं आपसे। नहीं, आप बता रहे हो कि एजेंट के पास केवल अपने वोट होते हैं कि हमसे इतने वोट की पर्ची ली। मैं कह रहा हूं वही खेल हुआ है जी, कि जब 61%, 62% 5 बजे पोल हुआ तो उसका आंकड़ा तो इन्हें देना चाहिए था ना उसी जी, कि भाई इतने इतने वोट फला फला बूथ पर पड़े हैं, या हरियाणा में फला विधानसभा में इतना वोट पड़ा है, और उसका परसेंटेज तो लोग ही निकाल लेते जी। ये कौन है परसेंटेज निकालने वाले? इन्होंने सारी मशीनों का खेल करने के बाद तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो वहां से निकाल करके वो दे देंगे कि इतना पोल परसेंटेज हुआ है। फिर जब पोलिंग अधिकारी रात को 7 बजे भी वो फॉर्म सी दे रहे हैं जी, तो उसके बाद आंकड़ा अगले दिन कहां से आया है? तो वो अगले दिन का आंकड़ा भी उसी दिन बना दिया गया और आंकड़ा बना करके उनके हाथ में दे दिया। लेकिन वो पोल परसेंटेज वेब पर आज भी नहीं है। परसेंटेज अखबारों में है जी, लेकिन नंबर ऑफ वोट्स पोल कितना हुआ वो आज भी नहीं है वेब पर जी। ये बहुत बड़ा खेल है। और भाजपा ने जिस तरीके से अब जो पूरी दुनिया में एलन मस्क हैं, अमेरिका के सबसे दुनिया के रईस आदमी, उन्होंने बयान दिया है कि भाई ये ईवीएम भरोसे के लायक नहीं। एलन मस्क के बयान पर भारत के पॉलिटिशियन खुश तो हो रहे हैं दलाल साहब, कहते हैं कि एलन मस्क का बयान है, पर एलन मस्क वाले मामले में अगर देखो तो जो अमेरिका में ईवीएम है और जो भारत में ईवीएम है, इन दोनों में चेंज है।
भारत का जो ईवीएम है, चुनाव आयोग ने भी कहा और पॉलिटिशियन भी बताते हैं कि वो एज ए कैलकुलेटर बेस्ड है। एक बात आ जाती है। दूसरी बात, जो अमेरिका का ईवीएम है वो इंटरनेट से बेस्ड है। तो एलन मस्क वाला तो मुझे लगता है कि यहां पर सटीक नहीं बैठता। बट परंतु एक बात जरूर बता साहब, मैं आपकी एक बात आपने भी कई बार कहा कि मशीनों की सरकार है। इसके साथ आपने मशीनों की जांच के लिए भी आपने वो फीस भरी थी। आप ही बताओगे कि उसके अंदर क्या हुआ, उनकी जांच हुई नहीं हुई, मशीनों की गिनती दोबारा हुई नहीं। 6-7 मशीनों की शायद आपने भी डाली थी। तो बात यह आ जाती है कि एलन मस्क वाले मामले में तो चुनाव आयोग सफाई दे चुका है। वो ये कहता है कि जो हमारी ईवीएम है वो कैलकुलेटर बेस्ड है, उससे इंटरनेट का कोई मतलब नहीं है। ये जो चुनाव आयोग में जो बैठाए हुए हैं बीजेपी ने, इनका जमीर गिरवी है। इनके ये ना भगवान से डर रहे हैं, ना कानून से डर रहे हैं, ना लोगों से डर रहे हैं। और हर दिन इनका नया बयान आता है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो स्वामी जी का केस चल रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी जी का, जी, वहां इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है कि भाई हाँ ये मशीनें हैक हो सकती हैं। जी, जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट ये दिया हुआ है कि ईवीएम हैक हो सकते हैं, तो यहाँ इनकी कौन सी ये बयानबाजी उस बात से पीछे हट करके नए सिरे से क्यों आ रही है। दूसरा, जो मैंने पहले कहा कि इन्होंने वोट का नंबर नहीं बताया, कितना वोट कहाँ पड़ा हरियाणा में आज तक, परसेंटेज बताया है। अब दूसरा, और गिनती तो वोट पोल की होती है, परसेंटेज की नहीं, परसेंटेज की नहीं होती। ठीक बात है, बिल्कुल। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कानून बनाया कि भी अगर दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों को कोई शक है तो वो पैसे भर के 5% बूथ को बीयू यानी बैलेट यूनिट, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट यूनिट और ब्रंट मेमोरी चिप, जी, इनकी चेकिंग और वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वर्ड है चेकिंग एंड वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन, जी, जिससे कोई शक ना रहे। इससे बड़ी बेशर्मी चुनाव आयोग की कोई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को धता बता करके इन्होंने जिक्र किया है उसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का, और जो इन्होंने एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो बनाया है उसमें लिख दिया कि भाई हम मॉक पोल करेंगे, मशीनों को हाथ नहीं लगाने देंगे। जी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वो मशीनें चेक होंगी। हाँ, मतलब उसी मशीन में दोबारा मॉक पोल कराएंगे, वोट कराएंगे, उसकी वोट की गिनती कर देंगे। हाँ, और जो वोटें पड़ी हुई उनको खत्म कर देंगे, जो पहले डली हुई है वो डाटा क्लीन सबको मिटा देंगे। जी, उनकी सारी तो फिर चेकिंग क्या होगी, उसकी चेकिंग क्या होगी। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी कि भाई आपका जो ये प्रोसीजर है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक मेरी गिनती करें, चेक कराएं मशीनों। उनका कोई आज तक जवाब नहीं आया। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर में थोड़ी बहुत भी शर्म है, कानून की लिहाज है, अपने पद की मर्यादा का ख्याल है, कम से कम मेरे लेटर का जवाब तो दे। आपने चिट्ठी लिखी है उनको? मैंने चिट्ठी लिखी है, मैंने पैसा भरा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, और जब कोई जवाब नहीं आया है तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली है कि आपके ऑर्डर के मुताबिक इन मशीनों को चेक करने का मैंने पैसा भरा है तो चेक कराई जाए। तो उस रिट का स्टेटस क्या है अभी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। लोगों को ये था कि आपने एक वो लगाई थी अर्जी कि भाई 6 बूथों की मशीनें चेक कराई जाएं। जी, 45 दिन का टाइम होता है। नहीं, उसमें भी एक इन्होंने नया वो बनाया है पेचीदा सवाल कि अगर कोई इलेक्शन पिटीशन डाल देगा फिर 45 दिन में गिनती नहीं होगी। अच्छा, तो क्योंकि मैंने इलेक्शन पिटीशन भी डाला है हाई कोर्ट में। जी, हमारा ये इलाका जो इन्होंने तमाशा बनाया, खेल किया ईवीएम ने, बहाने लगाते हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान था, यहाँ जाट गैर जाट था, यहाँ फला था, ऐसी कोई बात नहीं थी। जी, तो इलेक्शन पिटीशन में हमने आरोप लगाया है कि जो धर्म के नाम पर इन्होंने यहाँ जो वोटें मांगी, खाटू श्याम जी के नाम पर आयोजन किया, वोट मांगे सरेआम, हिंदू बनकर के जगह जगह वोट मांगे, धर्म के नाम पर जगह जगह लोगों को वास्ता दिया कि अगर हिंदू हैं तो वोट मुझे देना। तो हमें तो हमेशा इलेक्शन लड़ने हैं, और इनकी इस तरह की गैर मर्यादित बातें चुनाव के माहौल को आगे भी खराब करेंगी। तो इसलिए हमने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन डाला है। जी,
और उस इलेक्शन पिटीशन की रूह से वो भी एक देश में मिसाल बनेगा। इनका जो नंगा नाच है धर्म का, उसका पर्दाफाश होगा। और जो यहाँ धर्म के नाम पर वोट मांग रहे थे, अगर इनमें हिम्मत है तो मेरे इलेक्शन पिटीशन के जवाब में कहें कि हाँ हमने धर्म के नाम पर मांगे हैं वोट, तो इनका भगवान भी कुछ नहीं लगता जी। तो हमें आगे भी बचाव करना है, इनकी इस तरह की बदतमीजियों को रोकना है। और जो 45 दिन का समय है उसमें अगला कानून ये है कि क्योंकि इलेक्शन पिटीशन हमारा डला हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मेरा एक अलग से रेट डला हुआ है कि मेरी चेकिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नहीं हो रही है जी, तो वो कराई जाए जी। तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर अब आने वाला है, हफ्ते में आए, 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, फिर हाई कोर्ट में एक दरखास्त लगानी पड़ेगी जी कि भाई मेरी चेकिंग कराई जाए। अच्छा, उसका दोबारा से प्रोसेस शुरू होगा, फिर से हो जाएगा, उसको रोक नहीं सकता। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने बेशरमपने से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रहे, आंकड़े, वोट के आंकड़े नहीं दे रहे, मशीनों को चेक नहीं होने दे रहे, तो ये साफ है कि इन्होंने खेल किया है। और हरियाणा महाराष्ट्र की सरकार लोगों की बनाई हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम की नाजायज सरकार है जी। ये उन अधिकारियों के जो जिन्होंने अपना जमीर बेच करके, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हैं चाहे दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने इस देश के प्रजातंत्र के साथ धोखा किया है। बीजेपी के हाथों में खेल करके, डर और भय बना करके मशीनों का खेल कराया है। सीसीटीवी फुटेज का बंद होना गिनती वाली रात को जी, तो ये सारी बातें ये दर्शाती हैं कि ये हरियाणा में इन्होंने ये जो ईवीएम के माध्यम से पैसा और शराब बांट करके धर्म के नाम पर सारे गैर कानूनी हथियारों को आजमा करके ये सरकार बनाई है। तो दलाल साहब, पलवल के डीसी एसपी पर तो आपके आरोप हो गए, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में डीसीज और एसपी जो काम कर रहे थे अधिकारी, क्या सभी अधिकारी कहते करोड़ों भांग मिल गई क्या? नहीं, वो सब इसमें ये आपकी बात सही है। जैसे इन्होंने 30 विधानसभाओं को खराब किया है, जिसमें जैसे पलवल है, हूडल है, रेवाड़ी है, गुड़गांव की 2 सीट है और गुड़गांव जिले की जहां शहर आते हैं वहां इन्होंने ये दाव खेला है। मतलब फिक्स था कि इन एरियाज को करना है। अब हमारे पड़ोस में पृथला हल्का है, वहां की आंधी देखिए कांग्रेस की। हमारे पड़ोस में हतीन हल्का है जी, जहां हिंदू मुसलमान का सवाल रहता है वहां हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट दिया है। तो हतीन में आंधी है कांग्रेस की, पृथला में आंधी है, पलवल में आंधी नहीं है जी। ये किसी को गले नहीं उतरती बात। और जिस तरीके से हजूम चलते थे, लोगों का उत्साह दिखाई देता था, कोई मानने को तैयार है ही नहीं। और खुद जो यहाँ का कैंडिडेट है वो खुद कहता है भीड़ तो उधर थी, चुनाव मैं जीता हूँ, उसने जगह जगह कहा है जी। तो जिस कमेटी को मेरी अध्यक्षता में बनाया गया है वो सारे हरियाणा में हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने टारगेट किया 30 विधानसभाओं को जीतने के लिए। इन्होंने टारगेट किया 10 विधानसभाओं को पैसा, शराब और दूसरे तरीके से जीतने के लिए। कहीं टारगेट किया इंडिपेंडेंट खड़ा करके, कहीं टारगेट किया किसी और तरीके से, कहीं धर्म के नाम से। तो अलग अलग तरीके से इन्होंने इस चुनाव को जीतने की रणनीति बनाई, जिसमें मर्यादा नाम राम का लेते हैं, काम रावण का कर रहे हैं। तो धर्म की आड़ में ये ईवीएम का जो तमाशा हुआ है, इनमें गुनहगार अधिकारी और ये सरकार, इनके सामने हमारा कल हमारी प्रेस थी, हमारी मीटिंग थी, वहाँ हमारे जनरल सेक्रेटरी ने भी और हमने भी ये बहुत जिम्मेवारी से कहा है कि जो सबूत हमारे हाथ आए हैं, जिन तथ्यों को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गए हैं जी, आप देखना ये सरकार 25 जो ये 2025 भी पूरा नहीं कर पाएगी, यानी कि 1 साल का अवधि फिक्स कर रहे हैं, पूरा नहीं कर पाएगी। 2025 पूरा क्रॉस नहीं कर पाएगी। चलिए, ये तो सारी दलाल साहब बातें हो गई, मशीन, धर्म के नाम पर बीजेपी का जो भी उनका एजेंडा रहा। कांग्रेस के एजेंडे कहाँ गए? आप चेयरमैन है उस कमेटी के, आपके पास हारे हुए और जीते हुए भी शायद बात कर रहे होंगे कैंडिडेट से आप? नहीं, हम जो फिलहाल, क्योंकि कानून का समय होता है जी, अभी हमारे इलेक्शन पिटीशन, रेट पिटीशन समय के दायरे में है। अभी हमने पूरी ताकत केवल कानूनी पक्ष में हम कैसे इनको मात दे सकते हैं
उन पे हम लगे हुए हैं। मतलब अंदर झांक कर कहीं नहीं देख रहे कि हमारे अंदर कहाँ कमियां थी। नहीं, वो जो कमियां हैं, वो कमियां जो भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, उनको भी हम बताएंगे जी। कमियां हर किसी उसमें होती हैं, लेकिन कांग्रेस की गलतियां होने के बावजूद भी अब की दफा कांग्रेस नहीं, हरियाणा के लोग, छत्तीस बिरादरी कांग्रेस को चुनाव जिताने में लगी हुई जी। मतलब जनता चुनाव लड़ रही थी। अब की दफा जनता चुनाव लड़ रही थी। अगर हमारी गलतियां भी थी तो लोगों ने नजरअंदाज कर, लोकसभा चुनाव में भी आप यही कहते थे जनता चुनाव लड़ रही है, वो तो लड़ी रही थी जी। अब जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, अब तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी हरियाणा में कई सीटों पर मशीनों ने काम किया है जी। मतलब 5 से ज्यादा सीटें आती नहीं तो। हाँ, वरना हमारी फरीदाबाद में भी मशीनों का ही खेल था जी, वरना फरीदाबाद भी कांग्रेस जीती। दरअसल साहब अभी महाराष्ट्र के अंदर सेशन चल रहा है विधानसभा का, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कल ऐलान किया कि हम शपथ नहीं लेंगे हमारे विधायक। हरियाणा के अंदर कांग्रेस के नेता इतना बड़ा कोई दम क्यों नहीं दिखा पाए? एक आवाज तक नहीं थी पूरे विधानसभा सत्र में जब शपथ ग्रहण का सत्र था खासकर। ये बिल्कुल आपका उल्हाना जायज है और हरियाणा में भी ये होना चाहिए था। कम से कम इतना विरोध तो दर्ज करा देना चाहिए कि भाई अगर विरोध विधानसभा में किया है हमारे कांग्रेस के विधायकों ने, वह कहा है, ये ईवीएम पर इल्जाम लगाया है कि ये ईवीएम की सरकार है। मतलब जो जीत गए वो ईवीएम से महाराष्ट्र ने किया, ये हरियाणा को करना चाहिए था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। और यही नहीं, अब हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें अदालतों का दरवाजा खटखटाने के बाद लोगों के दरवाजे भी हम जाएंगे जी। अगर नहीं गए तो देश की आजादी के मायने ही खत्म कर दिए बीजेपी ने। अब इन्हें न किसानों की चिंता है, न मजदूरों की चिंता है, न कर्मचारियों से कोई डर है, न दुकानदार भाइयों से कोई डर है। दो बातों पे आता हूं वापस। अभी आपने कहा जनता के बीच जाएंगे ईवीएम के मुद्दे को लेकर के। महाराष्ट्र का सोलापुर विधानसभा क्षेत्र है, काकनवर वहां का गांव है। गांव में कर्फ्यू लगा हुआ है। सोलापुर से एनसीपी कैंडिडेट चुनाव जीता, बीजेपी हारी, लेकिन उस काकनवर गांव के लोग कहते हैं कि हमारे गांव में गलत तरीके से बीजेपी चुनाव जीती, बैलेट पेपर से वोटिंग चाह रहे थे। क्या हरियाणा के अंदर भी कोई ऐसा कभी आने वाले समय में आ सकता है, कोई गांव या कोई शहर या कोई लोग कि उठ करके आए या कांग्रेस के विपक्ष के लोग सामने आए कि कुछ ऐसा होना चाहिए? ये बिल्कुल कल हमारी बैठक में भी ये बात आई है। तो हमारा ये कोई थोड़े दिन का समय रहता है कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने का, क्योंकि अब अगर हम अपना ध्यान कानून की प्रक्रिया से हटके और कहीं निकल गए तो वो समय कानून वाला हमारे हाथ से निकल जाएगा। मतलब लीगल प्रोसेस के बाद में जनता मान के चले के बाद हम पार्टी से लोगों से बात करके किसी भी हद तक जाने की बात करेंगे और ये लड़ना पड़ेगा जी, वरना तो प्रजातंत्र देश में खत्म है। मतलब जनता ये मान करके चले कि ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस जनता के दरवाजे पर होगी, ऐसा लगता है। चलिए, एक कभी आप कह रहे थे कि सरकार को ना किसान से मतलब है, ना कर्मचारी से मतलब है, ना व्यापारी से मतलब है। आज किसान शंभू बॉर्डर से वापस दिल्ली आना चाह रहे थे। किसान पंजाब के हैं, हरियाणा किसान तो उसमें नहीं है। जाने क्यों हरियाणा किसान उसके अंदर उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, जो भी रीजन रहा होगा। खैर, देश के उपराष्ट्रपति ने 2 दिन पहले कहा, उस जिस सेमिनार में कहा, वहां देश के कृषि मंत्री भी थे और उन्होंने कृषि मंत्री के सामने, आपने भी सुना होगा उनका संबोधन, वो बड़ी पीड़ा जता रहे थे कि मेरा देश का किसान दुखी है, किसान से वादा किया तो पूरा क्यों नहीं हुआ, किसान से वादा किया तो किसान सड़कों पर क्यों आ रहा है। बड़ा उनका पीड़ा वाला भाषण था, लगभग 25 से 30 मिनट का, और हमने भी अपने वीडियोस लोगों के साथ शेयर की थी उसको लेकर के। आज किसान चाह रहे थे कि एक बार देश के कृषि मंत्री उनसे बात कर लें। पहले परसों आ रहे थे शुक्रवार को, उसके बाद शनिवार का टाइम दिया, आज फिर आ रहे थे, आज फिर उन पर आंसू गैस के गोले चल रहे थे। क्या लगता है सरकार की नीयत क्या है, नीति क्या है किसान को लेकर खासकर? एक तो मधु साहब, मुझे कहने में ये कोई हिचक नहीं होती, ये सरकार नहीं है, ये गिरोह है जो धर्म के नाम पर लूट रहा है इस देश को, जिसमें किसान प्रमुख हैं। किसानों के हितों को पहली दफा इन्होंने नजरअंदाज नहीं किया है। इन्होंने देश को गरीबी करने के लिए पिछले दिन कानून भी बनाए थे और वो नफरत बीजेपी के अंदर उन किसान, तमाम देश के किसानों के प्रति आज भी जल रही है और ये समय समय पर उस नफरत को जाहिर करते हैं जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं। ये बीजेपी की नफरत है इन किसानों के लिए, जो ये आज अघोषित आपातकाल जैसे हालात देश के अंदर बने हुए हैं। कोई भी बोलता है ईडी, इनकम टैक्स,
कोई भी बोलता है एसपी, डीसी, एसडीएम, कोई भी बोलता है उनको धर्म के नाम पर, कोई भी कहता किसी को धर्म के नाम पर बेइज्जत करते हैं। तो ये छुटवैये लोग हैं और छुटवैया हरकतों को जो ये कर रहे हैं, तो अब आने वाले समय में नहीं, अगर उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, संवैधानिक सबसे बड़ा पद है देश का राष्ट्रपति के बाद, उन्होंने खुद भी कहा कि मैं दूसरे नंबर की कुर्सी का आदमी हूं। उन्होंने कहा कि किसानों से बात करो, फिर भी बात नहीं कर रहे। क्या लगता है, परवाह नहीं है किसी की भी? ये इनका या उपराष्ट्रपति उनके कहने का जो लहजा रहा, आपने शायद सुना है ना सुना हो, बड़ा। मैं भाजपा के नेताओं के इनके ना किसी बयान को सुनता हूँ, ना इनकी किसी उसको मैं मानता हूँ, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो भाजपा के नहीं है, देश के हैं वो तो। नहीं, वो है, लेकिन ग्रोह तो बीजेपी का है ना, जहाँ वो बैठे हुए हैं जी। तो मेरा तो कहना है कि उपराष्ट्रपति जी को हिम्मत दिखा करके और किसानों की बात करनी चाहिए। नहीं मानते छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रपति पद से बड़ा वो किसान के बेटे हैं जी, तो उनकी बात नहीं अगर मानी जा रही है तो फिर वो क्या ले रहे हैं, वहां छोड़ के बाहर आ जाएं। देश की बहुत बड़ी एक किसानों के लिए एक मुद्दा बनेगा जी, खाली कह देने से क्या होता है जी। तो ये थे करण सिंह दलाल, जिन्होंने बताया कि खासकर हरियाणा की जो चुनाव प्रक्रिया थी उसको लेकर के कुछ लीगल प्रोसेस होती है जिसका समय होता है, वो समय जल्दी पूरा हो जाएगा और कांग्रेस के नेता ईवीएम को लेकर जनता के बीच होंगे। इसके साथ साथ करण सिंह दलाल कह रहे थे कि सरकार को किसानों से कोई मतलब नहीं है, किसान आंदोलन चल रहा है, और उपराष्ट्रपति महोदय को भी सलाह दे रहे थे कि अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही तो जनता के बीच आ जाएं। जनता सबसे बड़ी अदालत होती है और ये हम भी किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के हमेशा आपके बीच होते हैं। करण सिंह दलाल से हमारी जो बात हुई, आप उनके पक्ष से कितना सहमत है? ईवीएम की सरकार कता रहे हैं 2025 पूरा नहीं करेगी, आप कितना सहमत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।